नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं, पुरातत्व स्थल है या पूरा स्थल है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। अब हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता। तो देखिएगा, जो सभ्यता है, इस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है? आहड़ सभ्यता। दोस्तों, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता कौन से जिले में है और कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी और किसने इसकी खोज की थी। क्या इसके उपनाम है, क्या इसके प्राचीन नाम है? तो इस सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है, आहड़ सभ्यता आहड़ नामक स्थान पर विकसित हुई। आहड़ जो स्थान है वो आहड़ स्थान है उदयपुर जिले में। आयड़ नदी या बेड़च नदी या बनास नदी के किनारे ये याद रखिएगा विकसित हुई थी। हम यूं कह सकते हैं आयड़ नदी, आयड़ नहीं आएगा तो बेड़च आएगा और बेड़च नहीं आएगा तो क्या आएगा? याद रखिएगा, बनास नदी आएगा। इस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता में दो सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, ताम्रकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, याद रखिएगा, और लोहे कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। जो आहड़ सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता है। इसे ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता, अगाटपुर या अगाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम की बात करें तो धीरजलाल सांकलिया ने इसे बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति का दर्जा दिया था और इसे मृतकों के टिल्ले या मृतकों के टिल्लों की सभ्यता भी कहा जाता है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में बात करें, आहड़ सभ्यता कहां पर विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा, आहड़ में विकसित हुई। आहड़ जो है वो आहड़ है कहां पर? तो आहड़ है, याद रखिएगा, उदयपुर में। आहड़ कहां पर है? याद रखिएगा, उदयपुर में। ये कैसी सभ्यता थी? तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? याद रखिएगा, ग्रामीण सभ्यता। आहड़ किस प्रकार की सभ्यता? तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप लॉक कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम क्या है? याद रखिएगा, आयड़ नदी कहा जाता है। आयड़ नदी, बेड़च नदी कह सकते हैं। कौन सी नदी कह सकते हैं? बेड़च नदी कह सकते हैं, या इसे याद रखिएगा बनास नदी कह सकते हैं, है ना। बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उस सभ्यता का नाम क्या है? याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, इसके याद रखिएगा दो सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं इस सभ्यता में। तो एक तो हम ये लिख सकते हैं लोहे कालीन सभ्यताओं के अवशेष और एक ताम्रकालीन सभ्यताओं के अवशेष। ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष, ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष, और दूसरा हम यूं कह सकते हैं लोहे कालीन सभ्यता के अवशेष। एक तो याद रखिएगा ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष और एक याद रखिएगा लोहे कालीन सभ्यता के अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। अब दूसरी बात करें, इस सभ्यता के याद रखिएगा आपको प्राचीन नाम पूछे, इस सभ्यता के याद रखिएगा यदि आपसे पूछे प्राचीन नाम, प्राचीन नाम पूछे इस सभ्यता के कि बताओ इस सभ्यता के जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इस सभ्यता का उपनाम है दोस्तों ताम्रवती नगरी। इसे अगाटपुर कहा जाता है, अगाटपुर कहा जाता है। तीसरा इसका नाम, इसे अगाट दुर्ग कहा जाता है, अगाट दुर्ग कहा जाता है। अगाटपुर कहा जाता है, अगाट दुर्ग कहा जाता है और ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ये याद रखिएगा इस सभ्यता के क्या है? प्राचीन नाम है। यदि इस सभ्यता के आपसे पूछे कि बताओ इस सभ्यता के जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है? तो तीन नाम मिलते हैं। ताम्रवती नगरी, याद रखिएगा अगाटपुर कहा जाता है, और इसे याद रखिएगा अगाट दुर्ग कहा जाता है। ये तीन नाम मिलते हैं इसके। बात करें इसके याद रखिएगा उपनामों की, ये तो हमने बात की प्राचीन नाम। यदि हम बात करें इसके जो उपनाम है वो उपनाम क्या क्या है?
इस सभ्यता के याद रखिएगा जो उपनाम मिलते हैं वो उपनाम क्या क्या मिलते हैं। इसे बनास संस्कृति, बनास या आहड़ संस्कृति कहा जाता है। और ये जो नाम दिया था वो नाम देने वाले जो थे वो कौन थे, याद रखिएगा धीरज लाल सांकलिया थे। याद रखिएगा धीरज लाल सांकलिया थे। दूसरा, इस सभ्यता का यदि हम बात करें तो मृतकों का टिल्ला कहा जाता है। मृतकों के टिल्लों की सभ्यता, इस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा मृतकों के टिल्लों की सभ्यता कहा जाता है। ये याद रखिएगा इस सभ्यता के उपनाम है। यदि उपनाम पूछे इस सभ्यता के कि बताओ उपनाम क्या क्या है इस सभ्यता के, और दूसरा आपसे ये पूछे प्रश्न कि बताओ इस सभ्यता के प्राचीन नाम क्या क्या है, तो दो अलग अलग प्रश्न है। प्राचीन नाम पूछे तो प्राचीन नाम अलग है, और यदि आपसे उपनाम पूछे तो याद रखिएगा उपनाम अलग है। तो ये इस सभ्यता के बारे में है। याद रखिएगा इस सभ्यता, ये सभ्यता जो विकसित है वे विकसित कौन से स्थान पर हुई थी, तो याद रखिएगा आहड़ नामक स्थान। आहड़ जो है वो आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर में। ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, आयड बेडच, या हम यूं कह सकते हैं बनास नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। ताम्रकालीन सभ्यताओं के याद रखिएगा अवशेष मिलते हैं, और लोहेकालीन सभ्यताओं के अवशेष। प्राचीन नाम की बात करें तो ताम्रवती नगरी कहा जाता, अगाटपुर कहा जाता, अगाट दुर्ग कहा जाता इसे। उपनामों की बात करें तो बनास या आहड़ संस्कृति धीरजलाल सांकलिया ने, और इसे दूसरा जो इसका उपनाम है वो उपनाम क्या है, याद रखिएगा इसका जो दूसरा उपनाम है वो मृतकों के टिल्लों की सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करें इस सभ्यता के उत्खनन से संबंधित कि सब सभ्यता का जो उत्खनन है वो उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर दो तीन बातें आप याद रखिएगा। जैसे ये स्थान है और इस स्थान का जो नाम है वो नाम क्या है, कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, आहड़ सभ्यता विकसित हुई। तो यहां पर दो तीन बातें हैं कि आहड़ सभ्यता विकसित जो हुई है इसका नाम आहड़ सभ्यता क्यों पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम आहड़ नामक स्थान पर याद रखिएगा उत्खनन किया गया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो इसका उत्खनन आरंभ हुआ था वो उत्खनन कौन से स्थान का हुआ था, आहड़ स्थान, है ना। यहां पर याद रखिएगा, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं सर्वप्रथम आहड़ नामक स्थान पर, आहड़ नामक स्थान पर उत्खनन किया गया। कौन से नामक स्थान पर उत्खनन किया गया था, तो आहड़ नामक स्थान पर क्या किया गया था, याद रखिएगा सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया वो आहड़। और एक जो टिल्ला है इसे याद रखिएगा स्थानीय भाषा में धूलकोट टिल्ला कहा जाता है। कौन सा टिल्ला कहा जाता है, धूलकोट टिल्ला। जो धूलकोट टिल्ला है याद रखिएगा इसका व्यापक रूप से याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा व्यापक रूप से याद रखिएगा स्थानीय टिल्ला है।
स्थानीय टिल्ला व्यापक रूप से उत्खनन, व्यापक जो उत्खनन हुआ था, सबसे ज्यादा जो उत्खनन हुआ वो इसी टिल्ले का हुआ था। अब दो अलग अलग प्रश्न। आहाड़ नामक स्थान पर जो उत्खनन किया गया था वो किया गया था पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। किसके द्वारा उत्खनन किया गया? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कब किया गया? सन 1953 में। सन याद रखिएगा, सन 1953 में याद रखिएगा सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और धूलकोट का जो टिल्ला है रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। रतन चंद्र याद रखिएगा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा जो उत्खनन किया गया था वो उत्खनन किसके द्वारा किया गया? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन किया गया। और ये उत्खनन किया गया था याद रखिएगा सन 1954 में। तो याद रखिएगा दो अलग अलग प्रश्न है। पूछे आहाड़ सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था वो सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न, धूलकोट टिल्ले का सर्वप्रथम जो उत्खनन किया गया था वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। यह दो अलग अलग प्रश्न है। तो सबसे पहले उत्खननकर्ताओं के बारे में यदि हम पढ़े कि आहाड़ सभ्यता के जो उत्खनन करता है वो उत्खननकर्ता कौन कौन है। आहाड़ सभ्यता के जो उत्खनन करता है, इन उत्खननकर्ताओं के बारे में यदि हम पढ़े तो पहले नाम आता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास का। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम किसका आता है? पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास याद रखिएगा। इन्होंने सन 1953 में आहाड़ सभ्यता का याद रखिएगा सर्वप्रथम उत्खनन किया था, या 1953 में सर्वप्रथम आहाड़ सभ्यता का उत्खनन करवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो इन्हीं को दिया जाता है। सन 1953 में आहाड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय जो श्रेय दिया जाता है वो श्रेय किसको दिया जाता है? याद रखिएगा पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को दिया जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल जिन्होंने धूलकोट याद रखिएगा धूलकोट नामक स्थानीय टिल्ले का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। सर्वप्रथम आहाड़ सभ्यता का जो उत्खनन किया वो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास और डॉक्टर रतन चंद्र जो अग्रवाल थे। डॉक्टर रतन चंद्र जो अग्रवाल थे इन्होंने याद रखिएगा 1954 में, है ना, स्थानीय टिल्ले धूलकोट का सर्वप्रथम व्यापक रूप से उत्खनन किया था, है ना। 1954 में स्थानीय टिल्ले धूलकोट का सर्वप्रथम व्यापक रूप से उत्खनन किया। व्यापक रूप से क्या किया था? याद रखिएगा उत्खनन किया। ये करने वाले जो थे वो करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, है ना। इनका जो नाम है रतन चंद्र अग्रवाल है। एक आता है नाम जिनका नाम है याद रखिएगा, है ना, वी.एन. मिश्र या वी.एन. मिश्रा। जो नाम आता है वो नाम किसका था? वी.एन. मिश्रा का। नाम किसका था? याद रखिएगा वी.एन. मिश्रा का नाम आता है। वी.एन. मिश्रा जिन्होंने याद रखिएगा 1962 में याद रखिएगा इस सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन किया था। कब? याद रखिएगा 1960-61 में। 1900 याद रखिएगा 61-62 में उत्खनन। 1961-62 में उत्खनन।
और दो नाम आते हैं, एक तो नाम है याद रखिएगा विजय कुमार, एक जो नाम है वो क्या नाम है याद रखिएगा विजय कुमार, और दूसरा एक नाम है जिनका नाम है याद रखिएगा पीसी चक्रवर्ती। पीसी चक्रवर्ती, ये दो नाम है, वो दो नाम किसके हैं, इनमें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ये दो नाम ऐसे हैं कि आहड़ सभ्यता का राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित उत्खनन जो करता थे वो कौन थे, ये दो थे, है ना। तो राजस्थान सरकार की ओर से, किसकी ओर से याद रखिएगा, राजस्थान सरकार की ओर से उत्खनन इन्हीं के नेतृत्व में किया गया। याद रखिएगा इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में, याद रखिएगा विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। वीएन मिश्रा याद रखिएगा इन्होंने 1961-62 में किया था। रतन चंद्र अग्रवाल याद रखिएगा 1954 में। धूलकोट टिल्ले का याद रखिएगा, जो धूलकोट का है ना, इसका याद रखिएगा सर्वप्रथम व्यापक रूप से उत्खनन किया। और आहड़ सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन किया था वो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। दो अलग अलग याद रखिएगा प्रश्न है। ये आहड़ सभ्यता से किससे संबंधित या किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये उत्खनन जो उत्खनन है इससे संबंधित है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करें यदि विशेषताओं की, किसकी बात करें, याद रखिएगा विशेषताओं की। विशेषताएं, आहड़ सभ्यता की विशेषताएं। तो आहड़ सभ्यता में जो उत्खनन किया गया था, आहड़ सभ्यता के उत्खनन के जो स्तर है वो याद रखिएगा 3 स्तर है ना। आहड़ सभ्यता के उत्खनन के जो स्तर है वो याद रखिएगा कितने स्तर है, 3 स्तर है। आहड़ सभ्यता के स्तर है ना, आहड़ सभ्यता के उत्खनन के जो स्तर है वो कुल कितने स्तर है, 3 स्तर है। देखिएगा 3 स्तर कौन कौन से हैं, यदि हम बात करें तो एक तो हो गया पहला स्तर, प्रथम स्तर। प्रथम स्तर में क्या क्या हुआ था, जो पहला स्तर है वो याद रखिएगा, इसमें स्फुटिक पत्रों की अधिकता, उपकरण औजार बनाने के जो काम में आते थे इनको स्फटिक पत्र याद रखिएगा इनकी अधिकता थी। दूसरा जो चरण था उसमें लोहे अयस्क और तांबे के उपकरण मिले, और तीसरे में याद रखिएगा मृद भांड के क्या मिले थे, प्रमाण मिले थे। एक तो जो स्तर है वो प्रथम स्तर हो गया। प्रथम स्तर में हम बात करें तो स्फटिक याद रखिएगा स्फटिक पत्रों की अधिकता, किसकी अधिकता, याद रखिएगा स्फटिक पत्रों की अधिकता। स्फटिक पत्र कौन से, याद रखिएगा जिनसे उपकरण और औजार बनाने के काम में आते थे, है ना। क्या बनाने के काम में, उपकरण व औजार।
औजार बनाने में प्रयुक्त उपकरण व औजार बनाने में जो प्रयुक्त थे इनको स्फटिक पत्र कहा गया। जो चरण नंबर दूसरा था, हम कह सकते हैं कौन सा स्तर याद रखिएगा, द्वितीय स्तर। आहड़ सभ्यता का जो द्वितीय स्तर है उसमें लोहे अयस्क और इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं वे तांबे के उपकरण, लोहे वे तांबे के उपकरणों की अधिकता, है ना, लोहे व तांबे के पत्रों याद रखिएगा, उपकरणों की अधिकता। जो चरण नंबर याद रखिएगा तृतीय, कौन सा चरण याद रखिएगा, तृतीय चरण। कौन सा चरण याद रखिएगा, जो चरण नंबर कौन सा है याद रखिएगा 3। इसमें हम यूं कह सकते हैं मृद भांड के प्रमाण। किसके प्रमाण मिले हैं याद रखिएगा, मृद भांड के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। विशेषताओं की बात करें तो याद रखिएगा जो प्रमुख विशेषता है, विशेषताओं में पहले तो इस सभ्यता के जो स्तर है वो कुल कितने स्तर है याद रखिएगा, 3 स्तर है। दूसरा एक बात याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम जो ज्ञान हुआ है वो आहड़ के पास उत्खनन से याद रखिएगा सर्वप्रथम ज्ञान होता है। आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान आहड़ में उत्खनन करने से हुआ है। आहड़ में उत्खनन से हुआ है, अतः इसे आहड़ सभ्यता कहा गया। अतः इसे कौन सी सभ्यता कहा गया याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता। तो इसका नाम जो आहड़ सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता क्यों पड़ा, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि जो सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था वो सर्वप्रथम उत्खनन जिस स्थान से हुआ है वो स्थान कौन सा है याद रखिएगा, आहड़। और सर्वप्रथम आहड़ से उत्खनन होने के कारण ही इसका जो नाम पड़ा है वो नाम क्या पड़ा है याद रखिएगा, आहड़ सभ्यता। तो सर्वप्रथम ज्ञान जो हुआ है वो आहड़ नामक स्थान पर उत्खनन करने से हुआ है। और कितने स्तर मिलते हैं तो याद रखिएगा, इसमें जो स्तर मिलते हैं मुख्य रूप से इसमें कुल आपको जो स्तर मिलेंगे वो कुल 3 स्तर मिलेंगे।
तो ये समझ में आ गया आपके। ये आहट सभ्यता के यदि आपसे पूछे स्तर बताओ, आहट सभ्यता के जो स्तर है वो स्तर कौन कौन से है। आहट सभ्यता के स्तर के बारे में पूछे तो 3 स्तर है आहट सभ्यता के, याद रखिएगा। आहट सभ्यता के स्तर पूछे तो स्तर कितने हैं, 3 स्तर है। और इसके अलावा प्रथम स्तर में स्फटिक जो पत्र है, इन स्फटिक पत्रों की याद रखिएगा अधिकता मिलती है। उपकरण और औजार बनाने वाले जो पत्र है, इन पत्रों को क्या कहा गया, याद रखिएगा स्फटिक पत्र कहा गया, है ना। कौन से पत्र कहा गया, स्फटिक पत्र। कौन से पत्रों को कहा जाता है, तो यह भी याद रखिएगा आप, है ना। उपकरण और औजार बनाने वाले पत्रों में प्रयुक्त जो होते हैं इनको कहा जाता है। दूसरा आप याद इसमें यह रखिएगा, द्वितीय जो स्तर है इसमें लोहे व तांबे के उपकरणों की याद रखिएगा अधिकता थी। तृतीय जो स्तर है इसमें याद रखिएगा जो मर्द भांड है, वो हम यूं कह सकते हैं, जो मर्द भांड है याद रखिएगा, जो क्या है याद रखिएगा मर्द भांड, यानी मिट्टी से जो बने बर्तन है। कौन से बर्तन, याद रखिएगा मिट्टी से जो बर्तन बने हैं इनकी याद रखिएगा हम यूं कह सकते हैं अधिकता मिली थी। तीसरे चरण में आहट सभ्यता का जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान कहाँ से हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। आहट सभ्यता का जो ज्ञान हुआ था वो सर्वप्रथम आहट सभ्यता से, याद रखिएगा आहट सभ्यता से उत्खनन करने से प्राप्त हुआ है। अब आगे पढ़ें, इसकी अगली विशेषता आहट सभ्यता की जो नेक्स्ट विशेषता है, जैसे हम बात करें आहट सभ्यता के बारे में, तो यहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है, लेकिन अधिकांश मकान याद रखिएगा आयताकार भी है। मकान आपने देखा होगा कालीबंगा सभ्यता में जो मकान मिले थे वो पक्की ईंटों से भी थे, कच्ची ईंटों से भी थे। गणेश्वर सभ्यता वहां पर आपको मकान याद रखिएगा पत्थरों से निर्मित मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मकान है वो याद रखिएगा कच्ची ईंटों से निर्मित है, और अधिकांश जो मकान है वो याद रखिएगा आयताकार है। दूसरा, यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। जैसे हम बात करें, एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे, एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हे में मकान की एक याद रखिएगा, एक चूल्हे पर तो एक याद रखिएगा व्यक्ति की हथेलियों के निशान भी मिले हैं, और बिना हत्थे का जो जल पात्र है वो भी मिला था, जो संकेत देता ईरान और बलूचिस्तान सभ्यता का। ये याद रखिएगा इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो हम पहली विशेषता लिखें तो याद रखिएगा इस सभ्यता के जो मकान मिले हैं वो याद रखिएगा कच्ची ईंटों से निर्मित। किससे निर्मित, याद रखिएगा कच्ची ईंटों से निर्मित। कच्ची ईंटों से याद रखिएगा निर्मित मकान जो मिले हैं, वो मकान किससे निर्मित है, याद रखिएगा कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। दूसरे, इसमें याद रखिएगा आप अधिकांश मकान आयताकार मिले हैं, यह भी याद रखिएगा। अधिकांश मकान आयताकार, अधिकांश जो मकान मिले हुए थे वो कैसे थे, याद रखिएगा आयताकार थे। दूसरी हम बात करें, सामूहिक भोजन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है ना। सामूहिक भोजन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, याद रखिएगा सामूहिक भोजन व्यवस्था। सामूहिक याद रखिएगा भोजन व्यवस्था कैसे प्रमाण मिले हैं, तो एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे, पहली बात तो ये है ना, एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे, एक मकान में याद रखिएगा 1 से अधिक चूल्हे। एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं। एक घर में याद रखिएगा कितने चूल्हे, 6 चूल्हे मिले हैं। एक चूल्हे पर याद रखिएगा मानव की हथेली के निशान मिले हैं। एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान।
मानव की हथेली के क्या मिले हैं? याद रखिएगा, निशान मिले हैं। निशान मिले हैं। मानव की हथेली के क्या मिले हैं? निशान। और बिना हत्थे का जल पात्र, यह भी इसकी विशेषता, याद रखिएगा, यहां पर मिला है। बिना हत्थे का जल पात्र, बिना हत्थे का, याद रखिएगा, जल पात्र। सामूहिक भोजन व्यवस्था, याद रखिएगा, सामूहिक और बिना हत्थे का जल पात्र। बात करें हम बिना हत्थे का जल पात्र, याद रखिएगा, ऐसा का ऐसा जल जो पात्र मिला है वो, याद रखिएगा, बिना हत्थे का जल पात्र है ना। ऐसा का ऐसा जल पात्र, याद रखिएगा, ईरान बलूचिस्तान से भी मिला है। याद रखिएगा, ईरान से, और कहां से? याद रखिएगा, बलूचिस्तान से संबंध, जो याद रखिएगा संबंध स्थापित करता है, कहां से? बलूचिस्तान से। और याद रखिएगा, हम यूं कह सकते हैं बलूचिस्तान से संबंध स्थापित करता है, या हम यूं कह सकते हैं यही जो है वो, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ईरान से संबंध स्थापित का संकेत देता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि आहट सभ्यता में गोरे और कोठे, क्या अनाज रखने के जो मर्द भांडे, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और, याद रखिएगा, क्या कहा गया? गोरे और कोठे कहा गया। और एक 6 तांबे से, याद रखिएगा, 6 क्या मिली है? मुद्राएं, वो भी यूनानी मुद्राएं। 6 तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इन पर याद रखिएगा, अपोलो जो यूनानी भाषा, यूनान का देवता है, याद रखिएगा, यूनानी देवता, उसका चित्र मिलते हैं, जिसके हाथ में तीर है, पीछे तरकस है, और याद रखिएगा त्रिशूल भी बना हुआ है, और किनारों पर एक लेख भी लिखा हुआ, जो कौन सी भाषा में है? यूनानी भाषा में। तो एक तो प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है, जो गोरे और कोठे है, वो गोरे और कोठे क्या है? देखिएगा, गोरे और कोठे, गोरे और कोठे, जो गोरे और कोठे है वो गोरे और कोठे है क्या? पहला प्रश्न ये है ना, गोरे और कोठे ये होते क्या है? गोरे और कोठे अनाज रखने के बने जो मर्द भांड, जिन्हें स्थानीय भाषा में, याद रखेगा, गोरे और कोठे कहा जाता है, यह भी आहट सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। अनाज रखने के क्या रखने के? याद रखिएगा, अनाज है ना, अनाज रखने के बने हुए मर्द भांड, बने हुए मर्द भांड है ना, अनाज रखने के बने हुए मर्द भांड, जिन्हें स्थानीय भाषा में, जिन्हें स्थानीय भाषा में, कौन सी भाषा में? याद रखिएगा, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा गया। क्या कहा गया? याद रखिएगा, गोरे और कोठे कहा गया। याद रखिएगा, क्या कहा गया? गोरे और कोठे कहा गया। दूसरा याद रखिएगा, है ना, तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। किससे निर्मित? याद रखिएगा, तांबे से निर्मित, तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्राएं, छह कौन सी मुद्राएं? याद रखिएगा, यूनानी मुद्राएं। वे 3
3 मोहरें प्राप्त हुई है। 3 याद रखिएगा मोहरें प्राप्त हुई है। जो मुद्राएं मिली है याद रखिएगा, जो याद रखिएगा इस प्रकार की मुद्राएं, और मुद्राओं पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। यूनानी देवता याद रखिएगा अपोलो का क्या है, याद रखिएगा चित्र है। जो यूनानी देवता है नाम क्या है, याद रखिएगा अपोलो, उनका क्या बना हुआ है, याद रखिएगा चित्र है। अपोलो का चित्र है। और इनके साइड में याद रखिएगा ये इस प्रकार से किनारों पर याद रखिएगा लेख लिखा हुआ है, यूनानी भाषा में लेख लिखा हुआ है। यूनानी भाषा में लेख, यूनानी भाषा में लेख। जो अपोलो है यूनानी देवता याद रखिएगा हाथ में तरकस और हाथ में तीर, हाथ में क्या है, तीर है ना, हाथ में क्या है, तीर, और याद रखिएगा पीछे तरकस है। पीछे तरकस, पीछे क्या है, याद रखिएगा तरकस है। और इनके अलावा याद रखिएगा त्रिशूल मिलेगा। क्या मिलेगा, याद रखिएगा त्रिशूल मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाथ में क्या मिलेगा, याद रखिएगा त्रिशूल। त्रिशूल की आकृति भी निर्मित है। किसकी आकृति निर्मित है, त्रिशूल की आकृति निर्मित है। अब यदि हम बात करें, अब यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कुल कितनी मोहरें प्राप्त हुई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, कुल 6 मोहरें, सॉरी 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है, जिनमें इस प्रकार की क्या मिलती है, आपको आकृति मिलती है। तो ये पता चलता है इनके जो संबंध थे वो यूनान वासियों के साथ में भी संबंध थे। आहड़ वासियों का संबंध याद रखिएगा यूनान के साथ में भी थे। और यदि हम बात करें प्रमुख उद्योग की, है ना, तो यहाँ के लोग जो थे वो, यहाँ के लोगों का जो सबसे बड़ा उद्योग था वो तांबा उद्योग था। लोग तांबे के उपकरण बनाते थे, तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे, तांबे के कुल्हाड़ और तांबे गलाने की, याद रखिएगा जो भट्टी मिलती है वो भी यहाँ से ही प्राप्त होती है। ये बात है, याद रखिएगा इनके उद्योग की। किससे संबंधित, याद रखिएगा उद्योग। तो आहड़ वासियों का सबसे बड़ा जो उद्योग था वो याद रखिएगा तांबा ही था, है ना। यहाँ के लोगों का या आहड़ वासियों का सबसे बड़ा उद्योग, यहाँ के लोगों वे आहड़ वासियों का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग तांबा उद्योग था। सबसे बड़ा जो उद्योग था वो कौन सा था, तांबा उद्योग। यहाँ के जो लोग थे वो तांबे के ही उपकरण बनाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी विशेष था, तांबे के उपकरण बनाते थे।
याद रखिएगा, तांबे के अस्त्र शस्त्र बनाते थे। तांबे के, याद रखिएगा, अस्त्र शस्त्र, तांबे के कुल्हाड़, तांबे के कुल्हाड़, और तांबा गलाने की, याद रखिएगा, भट्टी। तांबे के कुल्हाड़ और याद रखिएगा तांबा गलाने की जो भट्टी है, वो याद रखिएगा इनका प्रमुख विषय था, या इनकी प्रमुख, याद रखिएगा, कार्य हुआ करता था। किसका? आहड़ वासियों का, याद रखिएगा, ये कार्य था। तो और हम याद करें तो आहड़ में, याद रखिएगा, एक महल की आकृति मिली है जो टेराकोटा पद्धति से प्राप्त हुई है। पुरातत्व जो वेता है उन्होंने इस महल की मूर्ति को, याद रखिएगा, बनासियल बुल की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? बनासियल बुल की संज्ञा दी है। और यहाँ के लोग शवों को कपड़ों और, याद रखिएगा, आभूषणों सहित गाड़ते थे, जिनका सर उत्तर दिशा में और पैर, याद रखिएगा, दक्षिण दिशा में होता था। यह भी एक प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त बैल की आकृति प्राप्त हुई है, किसकी आकृति? याद रखिएगा, बैल की आकृति। किसकी आकृति? याद रखिएगा, बैल की आकृति। वो याद रखिएगा कौन सी पद्धति में? टेराकोटा पद्धति। टेराकोटा पद्धति, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी से जो वस्तुएं बनाई जाती है, उसको टेराकोटा पद्धति कहा जाता है। पुरातत्ववेता इसे बनासियल बुल की संज्ञा देते हैं, है ना। पुरातत्वों ने या पुरातत्व वेताओं ने इसे बनासियल बुल की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? याद रखिएगा, बनासियल बुल की संज्ञा दी। ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसी में याद रखिएगा, टेराकोटा पद्धति में निर्मित। कौन सी पद्धति में निर्मित? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टेराकोटा पद्धति में निर्मित। और यहाँ के लोग शव को, याद रखेगा, कपड़ों और आभूषणों सहित गाड़ते थे। यह भी एक प्रमुख विशेषता है ना। आहड़वासी शव को कपड़ों व आभूषणों सहित गाड़ते थे, है ना। जिनका सिर उत्तर दिशा में, तथा पैर
दक्षिण दिशा में होते थे। कौन सी दिशा में होते थे? दक्षिण दिशा में होते थे। ये याद रखिएगा प्रमुख विशेषताएं। और इनमें प्रमुख विशेषता यहाँ के जो लोग थे जो कृषि से परिचित थे, इसके बारे में जो कहते हैं वो याद रखिएगा गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के जो लोग थे वो कृषि से परिचित थे। जवाहर व चावल की याद रखिएगा खेती भी किया करते थे, है ना। और यहाँ के लोग रंगई छपाई के व्यवसाय से परिचित थे और पानी सुखाने की एक वैज्ञानिक विशेष प्रकार की पद्धति होती थी जिसे चक्रकूप कहा गया था। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोग याद रखिएगा कृषि से परिचित थे। किसके अनुसार? याद रखिएगा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, है ना। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यहाँ के लोग याद रखिएगा कृषि से परिचित थे। यहाँ के लोग किससे परिचित थे? याद रखिएगा कृषि से परिचित थे। यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ के लोग याद रखिएगा कृषि से परिचित थे। तथा हम बात करें ज्वार व चावल की खेती करते थे। ज्वार व किस किस खेती करते थे? चावल की खेती करते थे। ये जो कहा है वो किसने कहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। रंगई छपाई इनका व्यवसाय होता था, ये है ना। इनका यदि हम बात करें प्रमुख व्यवसाय की तो तांबा इनका प्रमुख व्यवसाय होता था, है ना। इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता था वो प्रमुख व्यवसाय क्या होता था? याद रखिएगा तांबा। तांबा के अलावा रंगई छपाई, तांबा उद्योग, और इसके अलावा याद रखिएगा रंगई छपाई, तांबा उद्योग व रंगई छपाई यहाँ के लोगों का याद रखिएगा प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था, है ना। पानी सुखाने की एक वैज्ञानिक पद्धति थी और पानी सुखाने की इस वैज्ञानिक पद्धति को चक्रकूप कहा गया। क्या कहा गया? याद रखिएगा चक्रकूप। चक्रकूप कहा गया, है ना। पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति। पानी सुखाने की याद रखिएगा जो वैज्ञानिक पद्धति थी उस वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहा गया? याद रखिएगा चक्रकूप कहा गया। प्रमुख जो व्यवसाय होता था वो प्रमुख व्यवसाय तांबा उद्योग व रंगई छपाई। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, है ना, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोग जो थे वो याद रखिएगा किससे परिचित थे? कृषि से परिचित थे। चावल और ज्वार की खेती किया करते थे, है ना। चावल और ज्वार की क्या करते थे? याद रखिएगा खेती किया करते थे। ये प्रमुख विशेषता है, याद रखिएगा। तो ये बात समझ में आ गई। ये जो हमारी सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? याद रखिएगा आहड़ सभ्यता। एक बार वापस देखिएगा आप आहड़ सभ्यता के बारे में। जो आहड़ सभ्यता है वो याद रखिएगा, है ना। आहड़ सभ्यता कहां पर विकसित हुई? तो आहड़ उदयपुर में विकसित हुई। कैसी सभ्यता है? जिस प्रकार कालीबंगा याद रखिएगा नगरीय सभ्यता थी, इस सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है ये एक ग्रामीण सभ्यता थी।
आयड़ नदी या बेड़च नदी या बनास नदी के किनारे याद रखिएगा ये सभ्यता विकसित हुई है। ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं एक तो यहाँ पर, और दूसरे याद रखिएगा लोहे कालीन सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। प्राचीन नाम की बात करें तो इसे ताम्रवर्ती नगरी कहा गया है ना, इसे अगाटपुर कहा गया, और इसे याद रखिएगा अगाट दुर्ग कहा गया। ये 3 इसके नाम मिलते हैं। उपनाम की बात करें तो बनास या आहड़ संस्कृति डॉक्टर धीरजलाल सांकलिया ने याद रखिएगा ये नाम दिया था। तो ये नाम दिया किसने था? सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आपसे पूछ ले ये जो नाम है वो नाम किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा ये जो नाम है वो नाम डॉक्टर धीरजलाल सांकलिया के द्वारा ये नाम दिया गया। और यदि हम बात करें इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, तो सर्वप्रथम जो उत्खनन किया था वो आहड़ नामक स्थान पर हुआ था, और उत्खनन करवाने का जो श्रेय है वो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास। जबकि इस सभ्यता में जो सबसे व्यापक रूप से उत्खनन हुआ वो धूलकोट नामक टिल्ले का हुआ था, और इसका जो उत्खनन करवाया गया वो रतन चंद्र याद रखिएगा अग्रवाल ने करवाया। कब? सन 1934 में। याद रखिएगा उत्खननकर्ताओं में नाम आता है पंडित अक्षय कीर्ति व्यास का नाम आता है, इसके अलावा रतन चंद्र अग्रवाल है इनका नाम आता है, VN मिश्रा का नाम आता है, विजय कुमार तथा PC चक्रवर्ती का नाम आता है। जो PC चक्रवर्ती राजस्थान सरकार की ओर से उत्खनन जो किया गया था वो इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। विजय कुमार और जो थे वो कौन थे? PC चक्रवर्ती। उत्खनन 3 स्तर पर हुआ। प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थर, दूसरे में लोहे व तांबे के पत्थरों की अधिकता, और तीसरे चरण में याद रखिएगा मर्द भांड मिले थे। प्रमुख विशेषताएं, यहाँ के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है, और अधिकांश जो मकान है वो याद रखिएगा अधिकांश मकान कौन किसमें? आयताकार रूप में बने हुए हैं। सामूहिक भोजन की व्यवस्था, एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे मिले हैं, एक मकान में 1 से अधिक चूल्हे, एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, एक चूल्हे पर मानव की हथेली के क्या मिले हैं? निशान मिले हैं। बिना हत्थे का जल पात्र जो ईरान और याद रखिएगा बलूचिस्तान से संबंध स्थापित करता है, क्योंकि ऐसा का ऐसा याद रखिएगा एक जो चूल्हा मिला है वो कहाँ पर मिला? ऐसे कैसे जो जल पात्र मिले हैं वो ईरान और बलूचिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। अनाज रखने के जो मर्द भांडे जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहां से मिले हैं? याद रखिएगा आहड़ से मिले हैं। ऐसा प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तांबे से निर्मित 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। अपोलो याद रखिएगा हाथ में तीर, पीछे तर्कस, यूनानी भाषा में लेख, और क्या है? त्रिशूल का चित्र, और याद रखिएगा इसके चारों ओर किनारों पर यूनानी भाषा में क्या लिखा हुआ है? लेख लिखा हुआ है। उद्योग की बात करें तो आहड़ वासियों का जो सबसे प्रमुख उद्योग था वो तांबा उद्योग था। इसके अलावा तांबे के उपकरण, तांबे के अस्त्र शस्त्र, तांबे के कुलाड़ और तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त होती है। बेल की आकृति जिसे याद रखिएगा जो पूरा जो उत्खनन करता थे उत्खननकर्ताओं ने इसे याद रखिएगा बनासियल बूल की संज्ञा दी जो टेराकोटा पद्धति में प्राप्त हुआ है। और आहड़वासी याद रखिएगा शव को जलाते नहीं थे, है ना, बल्कि गाड़ देते थे। किसके साथ? आभूषणों और वस्त्रों के साथ में। पैर जो रहते थे वो दक्षिण दिशा में, और जो सिर होता था वो कौन सी दिशा में होता था? उत्तर दिशा में होता था। यहाँ के लोग याद रखिएगा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कृषि से परिचित थे। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। प्रमुख व्यवसाय तांबा उद्योग वे याद रखिएगा रंगाई छपाई था। चक्रकूप पानी सुखाने की जो पद्धति थी उस पद्धति को क्या कहा गया? चक्रकूप कहा गया। यह भी नोट करके रखिएगा। तो ये इसी के साथ हमारी जो आहड़ सभ्यता थी ये आहड़ सभ्यता समाप्त हो गई। हम नई क्लास में एक नई सभ्यता के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।